हेलो दोस्तों, चूँकि आज हम लोग देखेंगे भारत का संवैधानिक विकास के बारे में कि भारत के संवैधानिक विकास में क्या क्या त्रुटियां हुई, क्या क्या हुए, क्या क्या सुधार हुए। चूँकि इसी विषय में हम आज चर्चा करेंगे, यही हमारा मेन सब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए आज हम आपको बताते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कौन कौन से एक्ट जारी किए गए और कौन कौन से संशोधन हुए, कौन कौन से विचारों को स्पष्ट किया गया। ठीक है, चलिए अब ध्यान दीजिए, ध्यानपूर्वक हमारे वीडियो के साथ बने रहिए। चलिए अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट जो है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित हुआ। ठीक है, अब रेगुलेटिंग एक्ट आप देख लीजिए कि 1773 में पारित हुआ। और पिट्स इंडिया एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट कब पारित हुआ? तो पिट्स इंडिया एक्ट 1774 में 84 में पारित हुआ। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में पारित हुआ। चार्टर एक्ट 1793 में पारित हुआ। चार्टर एक्ट कब पारित हुआ? तो चार्टर एक्ट 1793 में पारित हुआ। और चार्टर एक्ट द्वितीय एक्ट पारित हुआ, जो चार्टर एक्ट द्वितीय जो था, चार्टर एक्ट द्वितीय वो 1813 में पारित हुआ। चार्टर एक्ट द्वितीय कब पारित हुआ? चार्टर एक्ट द्वितीय 1813 में पारित हुआ। ठीक, अब देखिए, अब चार्टर एक्ट तृतीय जो था वो 1833 में पारित हुआ। अब हम बारी बारी से इस सभी चार्टर एक्टों को देखेंगे। ठीक है, पहले आप ध्यानपूर्वक एकदम आसानी से यहाँ पर बैठे रहिए, बैठकर हमारे वीडियो को देखते रहिए। अब और देखते हैं आगे के लिए। और चार्टर एक्ट चतुर्थ जो था वो 1853 में पारित हुआ। ठीक है, और हो सके तो इसका नोट्स बनाते रहिएगा, क्योंकि ये एग्जाम के कंट्रीब्यूट से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हैं सब, जहाँ से हरदम एनी एग्जाम में एक या दो ठो बन ही जाता है। अब देखिए, भारत शासन अधिनियम जो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आया था। अब यहाँ से देखेंगे कि हम कि ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत कौन कौन से अधिनियम आया था। भारत शासन अधिनियम जो 1858 में आया था वो ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत आया था। अब भारत परिषद अधिनियम जो 1861 में आया था। भारत परिषद अधिनियम 1861 में आया था, वो है 1861 में आया था। एक तो भारत परिषद अधिनियम 1892 में आया था। 1800 कब में आया था? 1892 में आया था। एक भारत परिषद अधिनियम 1892 में आया था। एक भारत परिषद अधिनियम 1861 में आया था। एक भारत परिषद अधिनियम 1909 में आया था। बारी बारी से हम सब पर चर्चा करेंगे। पहले आपको टॉपिक दिखा रहे हैं कि ये के अधिनियम हम डिस्कस करेंगे, और फिर भारत शासन अधिनियम 1919 के बारे में देखेंगे। फिर भारत शासन अधिनियम 1935 के बारे में देखेंगे। फिर भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के बारे में भी देखेंगे। चलिए इतना हम लोग देखेंगे। ठीक है, इतना हम लोग देखेंगे। तब तक आप लोग हमारे वीडियो के साथ बने रहिएगा। आप हमारे वीडियो पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिए कि ये वीडियो सबको प्रोवाइड हो सके। चलिए देखिए, अब हम देखेंगे संविधान कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा संविधान क्या है? संविधान वह भौतिक दस्तावेज है, संविधान वह भौतिक दस्तावेज है जिसमें शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है। शासन के उन मूलभूत सिद्धांतों का वर्णन होता है जिनके अनुरूप किसी भी देश या राज्य के शासन का संचालन किया जाता है। क्या किया जाता है? जिससे किसी भी राज्य के शासन का संचालन किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं हम। किसी भी देश के संविधान से शासन के मूलभूत आदर्शों को किसी भी देश के संविधान से शासन के मूलभूत आदर्शों का संकेत मिलता है। ठीक है, और साथ ही यह भी स्पष्ट होता है कि साथ में यह भी स्पष्ट होता है कि सरकार के विभिन्न अंग किस प्रकार से कार्य करेंगे तथा उनके बीच किस प्रकार का अंतर संबंध व शक्ति संतुलन होगा। संविधान सरकार के साथ जनता के संबंध का भी निर्धारण करता है। इसके द्वारा राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन बुनियादी ढांचा भी निर्धारित होता है, जिसके अंतर्गत जनता शासित है। ठीक है, जिसके अंतर्गत जनता शासित है।
किसी राष्ट्र के संविधान में निहित दर्शन यह निर्धारित करता है कि किस प्रकार की सरकार है कि संविधान संबंधित राष्ट्र के, ये याद रखिएगा, राष्ट्र के शासन के दर्शन की रूपरेखा तैयार संविधान को देश की आधारभूत विधि यानी फंडामेंटल कहा जा सकता है, जो जनता के विश्वास व उनकी आभासी जो प्रतिबिंबित करती हैं। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हुए उसी के प्लस में हम देखेंगे अब कि हमारा कि अब हम देखेंगे कि हमारा भारत का संवैधानिक विकास क्या था, किस प्रकार था, इसकी क्राइटेरिया क्या थी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कि भारत का संवैधानिक विकास, भारतीय संवैधानिक व्यवस्था का निर्माण किसी निश्चित समय पर नहीं हुआ है, वरना यह क्रमिक विकास का परिणाम है जो ब्रिटिश शासन के दौरान धीमी गति से हुआ है। ये तो सब लोग जानते हैं कि धीमी गति से इसका विकास हुआ है। ठीक है, अब देखेंगे कि भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को कितने भागों में व्यक्त कर सकते हैं? भारत के संवैधानिक विकास के इतिहास को दो भागों में व्यक्त कर सकते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के पहला जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास, ब्रिटेन सरकार क्राउन के शासन के अंतर्गत संविधान का विकास। क्योंकि उस समय ब्रिटेन की सरकार को क्राउन कहा जाता था, संक्षिप्त में क्राउन कहा जाता था। ठीक है, भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने आए थे। भारत में ब्रिटिश 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में व्यापार करने कहाँ उतरे थे? तो ये दक्षिण भारत में उतरे थे, केरल में। ठीक है, महारानी एलिजाबेथ जो वहाँ की रानी थी ब्रिटेन की, उनको क्वीन एलिजाबेथ के नाम से भी जाना जाता है, क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के नाम से भी जाना जाता है। क्वीन एलिजाबेथ प्रथम के चार्टर द्वारा उन्हें भारत में व्यापार करने के विस्तृत अधिकार प्राप्त थे। कंपनी जिसके कार्य अभी तक मात्र व्यापारिक उद्देश्यों तक ही सीमित थे, उसने 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अर्थात राजस्व एवं दीवानी न्याय के अधिकार प्राप्त कर लिए। इसके साथ ही भारत में कंपनी की क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। ठीक है, कहाँ से अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, देखिएगा यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि किसके साथ भारत में कंपनी के क्षेत्रीय शक्ति बनने की प्रक्रिया प्रारंभ हुई? तो जब 1765 ईस्वी में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी उसने अपने अधीन कर ली, तब जिस समय, अब देखते हैं प्रारंभ हुई, जिस समय तक 1858 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन रहा, ब्रिटेन की संसद विभिन्न अवसर पर अनेक कानून अथवा आदेश कंपनी चार्टर अधिनियम जिसको बोलते हैं, जारी करने के कंपनी के शासन पर नियंत्रण रखती रही। इन्हीं कानूनों ने धीरे धीरे भारत में संवैधानिक विकास पृष्ठभूमि तैयार की। चलिए अब आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में। ये हरदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये आपको देखने को मिल जाता है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या कार्य थे, क्या हुआ था, क्या नहीं। इसलिए उपलक्ष्य में हम आज जानेंगे कि 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट का भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। क्या 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट का भारत के संवैधानिक विकास में महत्वपूर्ण स्थान है। इस अधिनियम के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। ध्यान रखिएगा, ये भी क्वेश्चन यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसदीय नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास कब किया गया था? 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। ठीक है, अब देखते हैं कि तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री, उस समय तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे लॉर्ड नॉर्थ, द्वारा गोपनीय समिति सीक्रेट कमेटी की सिफारिश पर 1773 ईस्वी में पारित एक्ट को रेगुलेटिंग एक्ट 1773 की संज्ञा दी गई। ठीक है, उस समय तत्कालिक ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? तो लॉर्ड नॉर्थ थे, जब 1773 इसका रेगुलेटिंग एक्ट
दिया गया था। ठीक है, इस अधिनियम के माध्यम से ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्रों का शासन मात्र ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारियों का निजी मामला नहीं है। माना जा सकता है कि ब्रिटिश संसद को इस संदर्भ में आवश्यक कानून बनाने एवं निर्देश देने का पूरा अधिकार है। कंपनी के प्रशासन की देखरेख हेतु इंग्लैंड में 2 शाखाएं थी। कंपनी के प्रशासन की देखरेख हेतु इंग्लैंड में कितनी शाखाएं थी? 2 शाखाएं थी, जिसको पहला शाखा था कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और दूसरा शाखा था कोर्ट ऑफ प्रोपरिएटर। पहला निदेशक मंडल और हितधारकों का मंडल। पहला जो था निदेशक मंडल था और दूसरा जो था हितधारकों का मंडल था। इस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। किस अधिनियम के द्वारा? किस अधिनियम, अब पूछेगा कि किस अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा? तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। ये एग्जाम के 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, जाने लगा। ऐसे ही हम एकदम मेन टॉपिक को उठा कर लाए हैं आपके समक्ष, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से एकदम 100% यहीं से आएगा, यहाँ से बाहर जा ही नहीं सकता है। तथा उसकी सहायता के लिए एक 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। 4 सदस्यीय कार्यकारी परिषद का गठन किया गया। ठीक है, इसके अंतर्गत पहले गवर्नर जनरल लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन बन गया कि भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। भारत के प्रथम गवर्नर कौन थे? गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। याद रखिएगा, ये 1 नंबर का क्वेश्चन यहाँ से आपको बन गया, जो हर एग्जाम में पूछा जाएगा। अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं हम कि इसके द्वारा मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर बंगाल के गवर्नर अधीन हो गए। अब ध्यान रखिए, यहाँ पर एक और क्वेश्चन बन गया। इसके अंतर्गत मद्रास एवं बम्बई के गवर्नर जो थे वो बंगाल के गवर्नर के अधीन हो गए थे। जबकि पहले सभी प्रेसिडेंसियों के गवर्नर एक दूसरे से स्वतंत्र थे। एक दूसरे से स्वतंत्र थे। इस अधिनियम 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अधिनियम के द्वारा कलकत्ता में 1774 ईस्वी में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही सबसे पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। ये भी बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया ये वाला। ये तो इसी बार पूछा गया था, 2023 में ही ये क्वेश्चन पूछा गया था। 2023 में ही क्वेश्चन पूछा गया था, जो कि हम फिर इसका रिवीजन करवा देते हैं। चलिए देखिए, 1774 ईस्वी में सबसे पहले उच्चतम न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कलकत्ता में की गई थी। और किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के अधिनियम के द्वारा की गई थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। उसमें एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 ठो अन्य उसके हेल्पर न्यायाधीश थे, मतलब कि 3 अन्य न्यायाधीश थे। अब देख लेते हैं पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में। अब देख लेते हैं हम लोग पिट्स इंडिया एक्ट 1784 के बारे में। इस अधिनियम में कंपनी द्वारा अधिग्रहित भारतीय राज्य क्षेत्र पर ब्रिटिश ताज, जिसको क्राउन के स्वामित्व के दावे का पहला वैधानिक दस्तावेज था। तो इस एक्ट को, ये देखिए, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसको आप नोट करके कहीं लिख लीजिए, नोट करके कि इस एक्ट को ब्रिटिश संसद में तत्कालीन प्रधानमंत्री विलियम पिट द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस अधिनियम को उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री उसका विलियम पिट था, जिसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इस एक्ट के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एवं प्रशासनिक शक्तियों एवं कार्यों को अलग कर दिया गया।
व्यापारिक क्रियाकलापों को कंपनी के निदेशक के हाथों में दे दिया गया, पहले की तरह रखते हुए राजनीतिक क्रियाकलापों को सैनिक व राजस्व संबंधों के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षण हेतु इंग्लैंड में एक 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल की स्थापना की गई थी। 6 सदस्यीय नियंत्रण मंडल की स्थापना कब की गई थी? 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही की गई थी। अब यहाँ पर देखते हैं कि नियंत्रण मंडल में 6 सदस्य ही थे। कितने सदस्य? 6 सदस्य नियंत्रण मंडल 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत किया गया था। और उसी समय भारत के गवर्नर जनरल का पद आया। उस समय हमारे प्रथम भारत गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स थे। ये बहुत याद रखिएगा, इसको आप लोग कभी भूलिएगा नहीं, ये हरदम हर एग्जाम में रिपीट करता है। अब चलिए देखते हैं नियंत्रक मंडल के बारे में। इसमें 6 सदस्य थे। चांसलर ऑफ एक्सचेकर थे, फिर राजस्व सचिव थे, फिर जो 4 सदस्य प्रीवी काउंसिलिंग के थे। पहला जो मेन था वो चांसलर था, चांसलर ऑफ एक्सचेकर थे। फिर दूसरा राज्य सचिव था, और जो 4 अन्य थे वो सदस्य प्रीवी काउंसिलिंग के थे। इन सभी की नियुक्ति एवं पदच्युति का अधिकार सम्राट को सौंपा गया था। किसको सौंपा गया था? सम्राट को सौंपा गया था। इस प्रकार अब ब्रिटिश भारतीय उपनिवेशों के 2 शासक थे। कौन? पहला और दूसरा। पहला जो था, जो कंपनी का निदेशक बोर्ड संभालता था, और दूसरा जो था नियंत्रक मंडल के माध्यम से सम्राट था। यह स्थिति 1858 ईस्वी तक बनी रही। फिर 1857 का विद्रोह हुआ तो ये सब चेंज हो गया। गवर्नर जनरल की परिषद की सदस्य संख्या 4 से कम करके 3 कर दी गई। इस परिषद को भारत में शासन जैसे सैन्य शक्ति, संधि, राजस्व शक्ति एवं देशी रियासतों आदि के अधीक्षण की शक्ति प्रदान की गई। अब इस अधिनियम का महत्व क्या था, ये जान लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1773 ईस्वी के अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट के तहत उस अधिनियम का महत्व क्या था, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित किया गया। भारत में कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र कब घोषित किया गया था? तो 1773 ईस्वी में। ये 1 नंबर का क्वेश्चन बन गया। ठीक है, इसको आप लोग नोट करके कहीं लिख लीजिए कि भारत के कंपनी के अधीन क्षेत्र को पहली बार ब्रिटिश आधिपत्य का क्षेत्र घोषित किया गया कब? तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और दूसरा, ब्रिटिश सरकार को भारत में कंपनी के कार्यों एवं इसके प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण प्रदान किया गया। कब? तो 1773 ईस्वी के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। अब चलिए देख लेते हैं 1786 का अधिनियम। 1786 के अधिनियम के द्वारा गवर्नर जनरल को विशेष परिस्थिति में अपने परिषद के निर्णय को निरस्त करके अपने निर्णय को लागू करने का अधिकार प्रदान किया गया। साथ ही गवर्नर जनरल को प्रधान सेनापति की शक्ति भी प्रदान की गई। ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुए थे। किसको प्राप्त हुए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुए थे। ठीक है, ये दोनों अधिकार सबसे पहले किसको प्राप्त हुए थे? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त हुए थे। और यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया। ये याद कर लीजिएगा, ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम किसको प्राप्त थे? तो ये दोनों अधिकार सर्वप्रथम लॉर्ड कॉर्नवालिस को प्राप्त थे। ठीक है, अब आप लोग हमारे चैनल से नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारा इंस्टाग्राम चैनल है जो स्टडी पॉइंट 888 से हमारा इंस्टाग्राम चैनल है। उस पर हम तरह तरह के ट्रिक डालते रहते हैं, उसको आप लोग फॉलो कर लीजिए। और हमारा फेसबुक पेज है, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। ठीक है, अब चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आगे का अध्याय हम इसका कल पूरा करेंगे। ठीक है जी, धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।